वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। अभी तक आपको हमने थ्योरी वीडियो प्रोवाइड किया गया है हमारे द्वारा। दोस्तों, जो यूनिट पढ़ाकर हो चुकी है, जैसे आईटी वाले स्टूडेंट के लिए अल्टरनेटर, सेकेंड ईयर वाला जो स्टूडेंट है अल्टरनेटर पढ़ाकर हो चुका है। तो अल्टरनेटर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निम्न पैटर्न में, अर्थात कि भारत स्किल ऐप के जो निम्न पैटर्न के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन स्टूडेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, which formula is used to calculate MMF per phase in ideal alternator। एक आदर्श अल्टरनेटर में MMF मतलब कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है दोस्तों। तो अल्टरनेटर में EMF पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट, इसमें एक आइडियल अल्टरनेटर है और उस अल्टरनेटर में जब ईएमएफ उत्पन्न होगा प्रत्येक फेज में, तो उसकी गणना करने के लिए कौन से फार्मूले का यूज किया जाएगा, ये पूछा गया है स्टूडेंट। दोस्तों, आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, ये इसमें जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव वीडियो दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये दोस्तों निम्मी ऐप के माध्यम से, निम्मी ऐप में भारत स्किल ऐप में जो क्वेश्चन डले हुए हैं वही क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में आप तक पहुंचाया जा रहा है स्टूडेंट। इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आईटीआई एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आईटीआई की जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और पिछली बार जब एग्जाम हुई तो वहां से भी क्वेश्चन उठाए गए, तो भारत स्किल ऐप से ही क्वेश्चन उठाए गए स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, यह आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन में। E इज इक्वल टू 5ft अपॉन 2.22। ऑप्शन बी दिया हुआ है E इज इक्वल टू 5ft अपॉन 4.44 एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट E इज इक्वल टू 2.22 5ft। तो दोस्तों ये 5ft इसके बेस में होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है E इज इक्वल टू 4.44 5ft। स्टूडेंट, यदि इसका हम क्वेश्चन देखते हैं और इसकी थ्योरी जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा था कि एक आइडियल अल्टरनेटर में जब प्रत्येक फेज में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी गणना करने के लिए हमने जो सूत्र का यूज किया गया था, उस सूत्र का यूज किया गया था दोस्तों। ये सूत्र यहाँ पर 4.44 ft। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज किए थे, ये फार्मूला है E इज इक्वल टू 4.44 5m f इस फ्रीक्वेंसी एंड t। तो E इज इक्वल टू 4.44 ft, ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया था स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है which rule is used to find the direction of induced EMF in a alternator। अर्थात एक अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर में ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का यूज करते हैं? तो दोस्तों, अल्टरनेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज करेंगे? अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, सेकंड ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का रूल मतलब राइट हैंड पाम रूल, थर्ड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्थ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, तो यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमें ज्ञात करना है। और प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों जिस नियम का हमने यूज किया था, अर्थात जिस नियम के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट, वह नियम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अर्थात अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए हमें जिस नियम का यूज किया गया था, वह नियम है फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम अल्टरनेटर के ईएमएफ की घूमने की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, अल्टरनेटर के लिए होता है स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
अल्टरनेटर is the name of the part of alternator. What is the name of the part of alternator? अर्थात अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? तो इसमें से अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या होगा ये इसमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? चलिए इसे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें ये अल्टरनेटर के किस भाग का नाम है? तो डायग्राम देख रहे हैं आप, इस डायग्राम में एक चक्का बना हुआ है, एक्सेल दिया हुआ है इसमें, और ये साइड में पोल टाइप का दिया हुआ है, और ये भी कोर टाइप का दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेटर, सेकंड है एक्साइटर, थर्ड है सेलिएंट पोल रोटर, और फोर्थ है चिकना बेलनाकार रोटर अर्थात स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। तो स्टेटर, एक्साइटर, सेलिएंट पोल रोटर या स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर, इनमें से क्या होगा स्टूडेंट? तो ये अल्टरनेटर का भाग आपको देखने मिल रहा होगा। जब टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो अल्टरनेटर का ये जो भाग है, यह भाग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है इसमें। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, उनमें से ये जो भाग दिया हुआ है स्टूडेंट, यह भाग है सेलिएंट पोल रोटर। अर्थात कि ये जो रोटर पार्ट है, ये रोटर पार्ट सेलिएंट पोल रोटर है। यह जो रोटर पार्ट है ये सेलिएंट पोल रोटर है स्टूडेंट। तो यह जो भाग है सेलिएंट पोल रोटर है, क्योंकि ये शाफ्ट कनेक्ट है और ये रोटर का भाग है, इसे कहेंगे हम सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलिएंट पोल रोटर, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, उसका समीकरण की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है? तो व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेशन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए इसका सूत्र कौन सा है? तो अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन की गणना करने के लिए स्टूडेंट जो फार्मूला है, वह फार्मूला कौन सा है? चलिए देखेंगे स्टूडेंट। E is equal to 4.44 kd kc phi m. E is equal to 4.44 kc kd phi m दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया E is equal to, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? B, E is equal to 2.22 kd kc phi fm। थर्ड ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट E is equal to 4.44 kc kd। kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है स्टूडेंट, kc जोर्डिंग फैक्टर है, ft और ये phi m। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1.11 kd kc f phi m। तो इसमें से 4 ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? तो चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए क्लियर करते हैं। जब हमने अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा था, तो ईएमएफ इक्वेशन के तौर पे हमने पढ़ा था इसमें 4.44 kd kc phi m और ft, ये इतनी चीज हमने पढ़ा था स्टूडेंट। तो 4.44 ईएमएफ इक्वेशन, ये ईएमएफ इक्वेशन है 4.44 kd kc phi m f into t। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन में से दोस्तों यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा स्टूडेंट, क्योंकि ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है समीकरण, ये E is equal to 4.44 kd kc ft phi m होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? अल्टरनेटर, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, हम अल्टरनेटर को कैसे रेटेड कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है केवीए में, ऑप्शन बी किलोवाट में, ऑप्शन सी मेगावाट में, और ऑप्शन डी किलोवोल्ट में। तो अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है?
तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है दोस्तों, रेटिंग के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, अल्टरनेटर की रेटिंग के बारे में पूछा गया है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा स्टूडेंट केवीए में होती है, केवीए में होती है। अब अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और मैंने दोस्तों इसमें आपको इसके बारे में बताया था। अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो केवीए में होती है। तो कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों लॉस होते हैं स्टूडेंट। अल्टरनेटर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों होते हैं। तो आयरन लॉस जो डिपेंड करता है ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। आयरन लॉस डिपेंड किसमें करता है स्टूडेंट, वोल्टेज पर। और ये जो कॉपर लॉस है यह करंट पर डिपेंड करती है, यह करंट पर डिपेंड करती है। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस इसमें वोल्टेज पर डिपेंड करती है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस करंट पर डिपेंड करती है। इसलिए दोस्तों इसकी जो रेटिंग होती है ये वोल्ट एम्पियर में होती है। क्लियर स्टूडेंट? इसके सामने हमने बड़ी यूनिट लगा दी है के, इसलिए इसकी यूनिट हो गई केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवीए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके टीवी स्क्रीन पे, चलिए। Which formula is used to calculate the percentage voltage regulation in alternator? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए, नियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके पहले जो एग्जाम हुई पिछले साल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईटीआई के एग्जाम, एनसीवीटी के एग्जाम में, आईटीआई सेकेंड ईयर एनसीवीटी के एग्जाम में पूछा गया था 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट। तो अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज नियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेटर में प्रतिशत नियमन ज्ञात करने के लिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है VFL माइनस VNL। तो VFL का फुल फॉर्म होता है फुल लोड वोल्टेज, और VNL का होता है नो लोड वोल्टेज स्टूडेंट, अपान VFL। अपान में VFL मतलब फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। ये x नहीं है स्टूडेंट, 100 है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी दिया है VNL माइनस VFL अपान VFL इनटू 100। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट VNL माइनस VFL अपान VNL इनटू 100। ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट VFL माइनस VNL अपान VNL इनटू 100। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है स्टूडेंट, वो कौन सा फार्मूला होगा? क्लियर है सभी को? तो हमने एक फार्मूला देखा था VNL माइनस VFL अपान VFL, और इस टाइप से हमने एक फार्मूला पढ़ा था थ्योरी क्लास में, और इसको मैंने इस टाइप से आपके सामने एक डब्बे में पैक किया था मैंने। तो VFL नीचे नीचे हो जाएंगे, इसमें ही डाउट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, VNL माइनस VFL अपान VFL इंटू 100 हो जाएगा। तो अल्टरनेटर का प्रतिशत वोल्टेज नियमन की गणना करने के लिए जो सूत्र होगा स्टूडेंट, वह सूत्र होगा ऑप्शन बी, VNL माइनस VFL अपान VFL इंटू 100। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the supply frequency of an alternator having 6 pole run at 1000 rpm? अल्टरनेटर 1000 आरपीएम और 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा गया स्टूडेंट। 1000 आरपीएम का कोई 6 पोल का अल्टरनेटर है जिसकी आरपीएम 1000 है, और पोल इसके 6 पोल है, 6 पोल है, और इस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दोस्तों इसमें अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, NS इज इक्वल टू 120 F अपान P, 120 F अपान P। यहां से हम तिरे गुणा करके 120 को रख लेंगे एक साइड, 120 F को, या आप ऐसा कर सकते हैं F इज इक्वल टू तिरे गुणा करके ये हो जाएगा NP अपान 120। क्लियर है स्टूडेंट? जब आप कैलकुलेशन करोगे इसमें, तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, n का मान कितना है दोस्तों, 6 दिया हुआ है।
क्लियर है? P का मान दिया हुआ है, पोल का मान 6 दिया है, N का मान 1000 दिया है, तो 1000 यहाँ पर लिख लेंगे आप। उसके बाद 120 अपान में लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से ये 2 बार हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 2 से 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 50 हर्ट्ज। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि एक 0 यहाँ पर बच जाएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 50 हर्ट्ज। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो इसमें देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की गणना कैसे करेंगे? तो अल्टरनेटर की उसकी गति अर्थात की स्पीड की गणना करेंगे दोस्तों। तो स्पीड निकालने का भी फार्मूला यही होगा, क्योंकि ns इज इक्वल टू 120 f अपान p होता है, 120 f अपान p होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब फार्मूले में मान रखेंगे हम, तो मान किस टाइप से निकलेगा? 120 इंटू f का मान दिया है 50 हर्ट्ज अपान P, और P कितना दिया दोस्तों? 2 दिया है P का मान, मतलब नंबर ऑफ पोल्स 2 दिया हुआ स्टूडेंट। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो आरपीएम निकल के आएगा आपके सामने। ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, NS इज इक्वल टू 120 f अपान P। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये हो जाएगा 25, और 25 गुणित 120 करेंगे तो 25 गुणन 0, 25 2 50 की 0 हाथ का 5 हो जाएगा स्टूडेंट। 25 एकम 25 और 5 30, तो ये हो जाएगा आपका 3000 आरपीएम। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, 3000 आरपीएम यहाँ पर निकलेगा। अर्थात ये बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की इसकी गति की गणना करें तो वो 3000 आरपीएम निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लैंप बिकम डार्क इन डार्क लैंप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर्स। अर्थात 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है? तो लैंप किस स्थिति में बुझता है स्टूडेंट, ये देखेंगे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो। जब डार्क लैंप मेथड में लैंप किस स्थिति में बुझेगा? जब टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, अर्थात वोल्टेज और आवृत्ति दोनों बराबर हो तब बुझेगा। थर्ड में दिया है वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल, वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर हो तब बुझेगा बल्ब। और फोर्थ दिया है फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर, अर्थात कि दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में हमें इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर स्टूडेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर होते हैं तब के सिचुएशन में लैंप बुझ जाता है। जब वोल्टेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो तो वोल्टेज का जलना और बुझना इक्वल टाइम पर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि 2 अल्टरनेटर को जब समांतर में प्रचालन करते हैं तो डार्क लैंप मेथड के द्वारा इस लैंप की जो स्थिति में बुझना और जलना की जो स्थिति होती है, मतलब लैंप का जलना और बुझना, यह स्थिति कब पैदा होती है? जब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों बराबर हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और आवृत्ति दोनों बराबर हैं तब के सिचुएशन में यहाँ पर डार्क लैंप मेथड में टर्मिनल
जब वोल्टेज बराबर और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होंगे तभी लैंप इस स्थिति में बुझ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। How to compensate demagnetizing effect due to armature reaction in an alternator? तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे? हमें पता है अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दो इफेक्ट होते हैं अल्टरनेटर में, और ये दोनों इफेक्ट को हमें दूर करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे, मतलब उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए स्टूडेंट हमें देखना होगा, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर की गति को कम करना। ऑप्शन भी दिया है रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना। ऑप्शन सी दिया है इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, मतलब फील्ड की उत्तेजना धारा में वृद्धि करना। एंड ऑप्शन डी दिया है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर की गति को बढ़ाना। तो यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे जिससे हम अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर कर सकें? इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, अर्थात कि फील्ड की एक्साइटेशन करंट को बढ़ा दिया जाए, आईएफ का मान बढ़ा दिया जाए तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दूर हो जाएगा। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दोस्तों दूर हो जाएगा। तो हम अल्टरनेटर की क्या करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की जो भरपाई करेंगे तो इसी के द्वारा करेंगे स्टूडेंट। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड करंट को इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड की उत्तेजना धारा में वृद्धि करना होगा, मतलब कि फील्ड की जो एक्साइटेशन करंट है उसमें आपको वृद्धि करना होगा, तब हम डीमैग्नेटाइजिंग की इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप? सिंक्रोस्कोप का हम कहाँ यूज करते हैं, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? तो सिंक्रोस्कोप इसका नाम जैसा है वैसे इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा है स्टूडेंट। आपको यदि जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा तो आप अल्टरनेटर की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक में आपको अल्टरनेटर की वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप चैनल में इस लिंक को प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। इसमें लिंक आप अल्टरनेटर की पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडजस्टमेंट द आउटपुट वोल्टेज, मतलब एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करना। सेकंड दिया है एडजस्ट द फेज सीक्वेंस, फेज अनुक्रम को समायोजित करें। ऑप्शन सी दिया है एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें। ऑप्शन डी दिया है इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। तो यहाँ पर हम सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्यों करते हैं स्टूडेंट? सिंक्रोस्कोप को यूज इसलिए करते हैं जब अल्टरनेटर को ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है जिसमें टर्मिनल वोल्टेज, फेज और फ्रीक्वेंसी तीनों बराबर हो, सेम हो, तो ये चीजों के लिए सिंक्रोस्कोप का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहां में से सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हम जब पैरेललिंग करते हैं, मतलब कि समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, जब पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है तो सिंक्रोस्कोप का यूज करते हैं स्टूडेंट। या सिंक्रोस्कोप क्या करता है, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, मतलब कि जब पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो यह इंडिकेट करता है, यह संकेत देता है कि टर्मिनल वोल्टेज, फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी तीनों समान है, तो आप इसको अल्टरनेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मेथड में भी सिंक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जब अल्टरनेटर को ग्रिड से जोड़ा जाता है स्टूडेंट, तब भी सिंक्रोस्कोप के माध्यम से हम ग्रिड से अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं। यदि आप जनरेशन पावर प्लांट में देखेंगे तो जनरेशन पावर प्लांट में ग्रिड से अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने की प्रोसेस बड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें गवर्नर से स्पीड को कंट्रोल करना काफी कठिन होता है, और टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का यूज करते हैं स्टूडेंट। इसी में सिंक्रोनाइजेशन की मेथड होती है
तो सिंक्रोनाइजेशन की मेथड के लिए सिंक्रोस्कोप का यूज करते हैं और इसी किस्से के द्वारा हम सिंक्रोस्कोप की पैरेलल समानता के लिए तुरंत जब संकेत देता है तभी इसको ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट द प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अर्थात अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है, क्योंकि अल्टरनेटर को भी एक्साइटेशन किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रीवियस प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम आप सभी को मालूम है, एक्साइटर, इन्वर्टर, कन्वर्टर या सिंक्रोनाइजर। इनमें से चार ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चार ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम है डीसी एक्साइटर। क्लियर है स्टूडेंट? सामने यहाँ पर डीसी लगा रहता तो आप ऑटोमेटिक समझ जाते स्टूडेंट कि ये डीसी एक्साइटर है। तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? डीसी एक्साइटर स्टूडेंट, इसे डीसी एक्साइटर कहते हैं और यही अल्टरनेटर के रोटर को एक्साइटेड करता है स्टूडेंट। क्लियर है? इसके एक्साइटर में जहां लगा होता है जिस पर डीसी सप्लाई देते हैं स्टूडेंट, उसमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। अल्टरनेटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग क्यों यूज किया जाता है? अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट? चलिए इसे ये क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि जिस स्टूडेंट ने अल्टरनेटर की वीडियो, अल्टरनेटर्स के वीडियो नहीं देखा है तो विस्तृत रूप से मेहरबानी करके पूरे वीडियोस देख लीजिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको कि अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है उसके थ्योरी वीडियो, आपको थ्योरी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द कॉपर लॉस, मतलब तांबे के नुकसान को कम करता है। सेकेंड है रिड्यूस विंडेज लॉसेस, वायु हानि को कम करता है, इसलिए डेम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। या रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव कम करता है। हंटिंग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में वीडियो में अल्टरनेटर की वीडियोस में बताया गया है। इंप्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज के नियमन में सुधार करता है। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा रिड्यूस हंटिंग के प्रभाव को दूर करता है। तो 265 इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, मतलब हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि हंटिंग इफेक्ट को दूर किया जा सके। राइट है स्टूडेंट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसकी पूरी वीडियोस को देखना है विस्तृत रूप से, और जिस चैनल में इसे डाला गया है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका दोस्त पांडे सर टेक्निकल क्लास आपका स्वागत करता है। जय हिंद दोस्तों।